यश नमस्कार सुस्वागतम। कैसे हो सारे के सारे? आशा करता हूँ बहुत शानदार होगे, बहुत मजे में होगे, बहुत सारी मस्ती कर रहे हो। अगर मुस्कुरा तो हमेशा रहे। कुछ हो ना हो जीवन में, मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होनी चाहिए। जीवन का एक ही मूल मंत्र है, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, भगवान हमेशा साथ देगा। जो हंसमुख लोग होते हैं उनको हर कोई पसंद करता है। हर जगह वो अपनी हंसी से माहौल को हंसमुख बना देते हैं। तो हंसमुख लोगों का हंसमुख होना जीवन में बड़ा जरूरी है ना। सड़ा मुंह लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है। जीवन में परेशानी आएगी, मुश्किलें आएगी, हर चीज आती है, पर हंसमुख रह के आगे बढ़ना ही जीवन का मूल मंत्र है। यही उद्देश्य होना चाहिए अपना सभी का। चलो इसी के साथ शुभ आरंभ करते हैं आज एक बड़े ही शानदार से टॉपिक पीडियाट्रिक्स का। और पीडियाट्रिक्स के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, रिकेट्स एंड स्कर्वी। ये दो टॉपिक है, रिकेट्स एंड स्कर्वी। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, रिकेट्स और स्कर्वी ये हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, रिकेट्स किस कारण होता है सर? ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण होता है। और स्कर्वी किस कारण होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला अध्याय पहले पढ़ेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों। इसके अंदर बड़े बेसिक बेसिक सी चीजें बताऊंगा आपको मैं, जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आती है कि सर अगर कोई इंसान डाइट के अंदर क्या खा रहा है? लो खा रहा है। क्या लो खा रहा है? विटामिन डी थ्री को कम खा रहा है। विटामिन डी थ्री को कम खा रहा है। कैल्शियम 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 एंड फोस्फेट फोस्फेट। अगर ये सब डाइट में कम खा रहा है तो उस पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है बच्चों। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। फोस्फेट डेफिशिएंसी डाइट में बहुत कम उम्मीद होती है। फोस्फेट डेफिशिएंसी डाइट में नहीं होती। डाइट में फोस्फेट डेफिशिएंसी की जरूरत नहीं पड़ती हमें। डाइट में हम लेते हैं, मिल जाता है हमें। कभी डेफिशिएंसी फोस्फेट की कमी नहीं होती कभी भी, बट प्रीटर्म बच्चों में हो सकती है। कुछ हो सकता है कोई लोग सनलाइट से दूर रहते हो, है ना, सनलाइट से नफरत हो किसी को, सूरज से इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट सनलाइट के संपर्क में ही नहीं आते हो, है ना, सनलाइट के संपर्क में ही ना आता हो कोई। कईयों के अंदर माल एब्जॉर्प्शन की दिक्कत हो जाए, माल एब्जॉर्प्शन की दिक्कत हो जाए, माल एब्जॉर्प्शन हो जाए किसी के अंदर। फैट सोल्यूबल विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन डाइजेस्ट होना बंद हो जाए मान लो। किसी को क्रोनिक लीवर डिजीज हो जाए, किसी को क्रोनिक लीवर डिजीज हो जाए, लीवर डिजीज हो जाए। ये कुछ दिक्कतें हैं जो हमें देखने को मिलती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, सनलाइट, माल एब्जॉर्प्शन, क्रोनिक लीवर डिजीज। समझ पा रहे हो? कोई इंसान जो कि लंबे समय से कुछ दवाइयों का सेवन कर रहा हो, कुछ ड्रग्स ऐसी बच्चों, जैसे कि बात करता हूं मैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। कोई एंटी कन्वर्जेंट यूज कर रहा है बहुत सारे से, फेनोटोइन। कोई एटीटी यूज कर रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज कर रहा है कोई लंबे टाइम से, है ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज कर रहा है, कोई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग यूज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बोन्स पे इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण भी पेशेंट को विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में असर डालते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखो होता क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है सर। अगर किसी इंसान को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर किसी इंसान को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि सर एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हुई है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड हो गया। विटामिन डी डेफिशिएंसी का मतलब एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड हो गया। किसका सर? कैल्शियम का और फोस्फेट का। कैल्शियम और फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड हो गया, जिसके कारण पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट के अंदर मिनरलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन डिक्रीज हो गया पेशेंट के अंदर तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। ओस्टियो मलेशिया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओस्टियो मलेशिया बोलते हैं। मिनरलाइजेशन कम हो जाएगा, उस कंडीशन को ओस्टियो मलेशिया बोलते हैं। और अब इस ओस्टियो मलेशिया के कारण पेशेंट में तीन समस्याएं हो सकती है बच्चों। कौन कौन सी तीन समस्याएं हो सकती है बच्चों? या तो पेशेंट के अंदर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाएगा पेशेंट के अंदर। बच्चों यहाँ पे शॉर्ट स्टैचर देखने को मिल सकता है, शॉर्ट स्टैचर, छोटा रह जाएगा इंसान, नाटा रह जाएगा। और यहाँ पे डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तीन दिक्कतें देखने को मिलेगी अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें एक पैथोफिजियोलॉजी पता लगी सिंपल सी। विटामिन डी डेफिशिएंसी का मतलब इंपेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट, जिसके कारण मिनरलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा पेशेंट को, और इसके कारण फ्रैक्चर का खतरा, शॉर्ट स्टैचर और डिफॉर्मिटीज का खतरा बढ़ जाएगा।
ठीक है सर, क्लिनिकल फीचर बताओ आप, तो छोड़ो ये सारी बातें, पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मैंने कहा भैया सबसे पहले तो हेड डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज की बात करूं, खोपड़े के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट स्कल हो जाता है, स्कल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। क्रैनियोटैप्स बोलते हैं इसको, क्रैनियोटैप्स बोलते हैं, सॉफ्ट स्कल क्रैनियोटैप्स बोलते हैं। जैसे कि पेशेंट का पिंग पोंग बॉल लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है। बच्चों क्रैनियोटैप्स हमें और भी कंडीशंस में देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, हाइड्रोसिफिलिस में देखने को मिलेगा, कंजनाइटल सिफिलिस में देखने को मिलता है, ओस्टियोजेनेसिस जेनेसिस इम्परफेक्टा में भी देखने को मिलता है, इम्परफेक्टा में भी देखने को मिलता है। तीन अलग अलग कंडीशन है जहां पे हम लोगों को क्रैनियोटैप्स देखने को मिलते हैं, सॉफ्ट स्कल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सूचर्स वाइडली सेपरेट हो जाएंगे, वाइडली सेपरेटेड सूचर, है ना। सूचर्स वाइडली सेपरेट होते हैं यहाँ पे। डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटानल्स, फोंटानल जल्दी से बंद नहीं होंगे, डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटानल। ठीक है, फोंटानल्स का क्लोजर भी लेट होता है। तो ये तीन बातें हैं जो हेड से रिलेटेड है, हेड के अंदर दिक्कत जो देखने को मिलती है। तो पहले नंबर पे खोपड़े की बात कर ली, दूसरे नंबर की चेस्ट की बात करते हैं। छाती के अंदर बच्चों हमें रोजेटिक रोजरी देखने को मिलती है, रैकेटिक RACHITIC, रैकेटिक रोजरी देखने को मिलता है चेस्ट के अंदर। रैकेटिक रोजरी क्या होता है बच्चों, जो ये ओस्टियोकोंडलर जंक्शन होते हैं तुम्हारे, है ना, जो ओस्टियोकोंडलर जंक्शन होते हैं इसका एनलार्जमेंट हो जाता है, वाइड हो जाते हैं। ओस्टियोकोंडलर जंक्शन एनलार्ज हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, इसको हम लोग रैकेटिक रोजरी बोलते हैं। तो रैकेटिक रोजरी याद रखना हमें किस में देखने को मिलता है, हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं, चेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लिम्स की बात करता हूँ, पैरों की बात करता हूँ, लिम्स की, पैरों की बात करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पैरों की बात करता हूँ, तो यहाँ पे दो फोटोज हैं तुम्हारे लिए मेरे पास। पैरों के अंदर कुछ ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, देखो जरा, इसको तुम जानते होगे बहुत अच्छे से, ये फोटो तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी, है ना। इसको मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को। दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल पैर है बिल्कुल इंसान के। दिस इज द जीनू वैरम, दिस इज द जीनू वल्गम। जीनू वैरम, वैरम, रम से रम, रम याद रखना, RUM, रम मतलब रम, रम भागता है, रम वाला पी के इंसान भागेगा, रम मतलब दूर। और ये गम है, गम का मतलब चिपकना, GUM, गम का मतलब चिपकना, देखो चिपक गए घुटने। तो वलगम, वलगम में गम आता है, गम मतलब चिपकना, चिपक जाते हैं घुटने। और रम मतलब भागते हैं, भाग जाते हैं, दारू पी के पैर लड़खड़ाते हैं, देखो लड़खड़ा रहे हैं, रम पी के पैर लड़खड़ाते हैं, देखो लड़खड़ा रहे हैं। इस तरीके से इसको याद रखना, जीनू वैरम एंड जीनू वल्गम, ये दोनों विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स में देखने को मिलता है। फीचर है काफी अच्छा, लिम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, जीनू वैरम जीनू वल्गम। ठीक है बच्चों, जीनू वैरम और जीनू वल्गम प्लीज याद रखना। जीनू वल्गम को नोक नीज भी बोलते हैं, नोक नी भी बोलते हैं, घुटने नोक हो जाते हैं ना, नोक नी भी बोला जाता है इसको। ये भी एक बात याद रखना बच्चों आप लोग। यहाँ पे कई बार रिस्ट वाइडनिंग हो जाती है, ठीक है, जो कलाइयां होती है आपकी हथेली, रिस्ट वाइडनिंग हो जाती है। इसकी फोटो भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रही रिस्ट वाइडनिंग, इस तरीके से आपकी रिस्ट वाइडनिंग देखने को मिलती है। ये भी आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी का फीचर है। ठीक है, इसको रिस्ट वाइडनिंग बोलते हैं, ये भी मैं यहीं पे लगा देता हूँ फोटो। ठीक है, ये रिस्ट वाइडनिंग है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अरे यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, चमक गया सारा कुछ, अरे चमक गया क्या, चलो। ये सारी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको समझ में आ गए, तो आपको पता होना चाहिए सर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए कि सर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराऊं विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए। तो सबसे पहले सीरम कैल्शियम करवा लो, सीरम कैल्शियम करवा लो सर। सर सीरम फॉस्फेट करवा लो, है ना, सीरम फॉस्फेट करवा लो, सीरम कैल्शियम भी कम मिलेगा, सीरम फॉस्फेट भी कम मिलेगा आपको सर। सर यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन भी चेक करवा सकते हैं, PTH का लेवल चेक करवा लो। पैराथायरॉयड हार्मोन कम मिलेगा या बढ़ा हुआ मिलेगा, बता दो जल्दी से सर, बढ़ा हुआ मिलेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ मिलेगा बच्चों, जाहिर सी बात है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, फॉस्फेट का लेवल कम है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन बोन के अंदर से किसको लेके आएगा, कैल्शियम को लेके आएगा ब्लड के अंदर।
है ना। डिमांड तो पूरी करेगा ना, डिमांड पूरी करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम को ब्लड में लेके आएगा पैराथायरॉयड हार्मोन, तो इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी। सर इसके साथ एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एएलपी। एएलपी एएलपी इज द एल्केलाइन फोस्फेटेज, एल्केलाइन फोस्फेटेज, इसका लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है, एल्केलाइन फोस्फेटेज का भी लेवल बढ़ा हुआ मिलता है बच्चों, ये भी बात याद रखना। इसके अलावा आप लोग 25 हाइड्रोक्सी फोस्फेटे सॉरी कोलियोकैल्सिफिरोल, कोलियोकैल्सिफिरोल ये लेवल भी चेक करवा सकते हो। 25 हाइड्रोक्सी कोलियोकैल्सिफिरोल का लेवल चेक करवा सकते हो बच्चों। ये बड़ा सेंसिटिव मार्कर होता है, सेंसिटिव मार्कर होता है, ठीक है, ये सेंसिटिव मार्कर होता है, तो ये भी आप लोग चेक करवा सकते हो। तो ये तो आप सारे के सारे ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। उसके अलावा आप रेडियोलॉजिकल जांचें भी करवाते हो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है रेडियोलॉजिकल जांचों के अंदर हम एक्सरे करवा सकते हैं, है ना, एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक्सरे के अंदर बच्चों याद रखना फ्रेइंग देखने को मिलेगी, फ्रेइंग देखने को मिलेगी, कपिंग देखने को मिलेगा, फ्रेइंग देखने को मिलती है, कपिंग देखने को मिलता है, स्प्लेइंग देखने को मिलती है, स्प्लेइंग देखने को मिलती है। तीन फीचर देखने को मिलते हैं एक्सरे के अंदर, फ्रेइंग, कपिंग एंड स्प्लेइंग। देखो मैं तुम्हें सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ एक्सरे का। एक्सरे के अंदर तुम्हें किस तरीके से कपिंग और स्प्रेइंग और फ्लेइंग देखने को मिलता है बच्चों। देखो एक नॉर्मल ऐसे आ रही होती है, बोन आ रही होती है आपकी, एक नॉर्मल बोन आ रही होती है, तो उसके अंदर जो नीचे बोन खत्म होती है वो इस तरीके से कप बन जाता है, इस तरीके से कप बन जाता है, इसको तो हम कपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से ही बन सकता है, इसको हम कपिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके अलावा फ्रेइंग किसे बोलते हैं, फ्रेइंग कभी ऊबड़ खाबड़ तरीके से जुड़ना जॉइंट का। मैं तुम्हें एक्सरे दिखा दूंगा इसका, एक्सरे के अंदर तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सरे में तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट के लिए वीडियो बंद होगी तुम्हारी, मैं एक्सरे दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं तुम्हें एक्सरे दिखा देता हूँ इसका, बड़ा सिंपल सा एक्सरे है इसका। 2 मिनट रुको, बस अभी दिखा देता हूँ। बस 1 मिनट देना, अभी तुम्हें एक्सरे दिखा देते हैं। 2 मिनट की, 1 मिनट की बात है। ये देखें, ले आए हम तुम्हारे लिए एक्सरे की फोटो लेके आ गए। देखो एक्सरे की फोटो बच्चों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एक्सरे दिख रहा होगा तुम्हें, है ना सर, एक्सरे भी पढ़ा देते हो आप, ये क्या तरीका है। देखो यहाँ पे कपिंग दिख रहा है तुम्हें, देखो ये रही कपिंग, ये कपिंग दिख रही है तुम्हें, देखो ये कपिंग दिख रही है, कपिंग दिख रही है तुम्हें, दिस इज द कपिंग। इस तरीके से बोन में कपिंग हो जाती है। क्या तुम्हें फ्रेइंग दिख रही है, फ्रेइंग दिख रही है, यहाँ पे देखो किस तरीके से उबड़ खाबड़ हो रखा है, बोन स्मूथ नहीं है, दिस इज द फ्रेइंग, दिस इज द फ्रेइंग, इसको हम लोग फ्रेइंग बोलते हैं। समझ में आई बात। और क्या तुम्हें स्प्लेइंग दिख रही है, दिस इज द स्प्लेइंग। स्प्लेइंग का मतलब होता है ग्रोथ प्लेट है, देखो इस ग्रोथ प्लेट को वाइड हो गई है, चौड़ी हो गई है ग्रोथ प्लेट, ये ऐसी होती नहीं है पर हो गई है, देखो। तो स्प्लेइंग का मतलब होता है वाइडनिंग ऑफ ग्रोथ प्लेट। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, वन इज द स्प्लेइंग, देन फ्रेइंग एंड कपिंग। ये रिकेट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें देखने को मिलते हैं। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये फीचर्स कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मैं एक्सरे यहीं लगा देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया सर, इतना सब कर दिया, ट्रीटमेंट कैसे करें इसका ये बताओ। आप तो छोड़ो ये सारी बातें, मैंने कहा इतना सब किया तो ट्रीटमेंट भी बता के ही भेजेंगे, तुम्हें बिना बताए थोड़ी ना भेजेंगे। मैं कहा ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी दे दो। क्या सर दे तो देंगे पर कैसे देंगे, मैंने कहा ओरल रूट से दे दो। सर ठीक है ओरल रूट से दे देंगे पर सर कैसे दें, मैंने कहा 2 तरीके की थेरेपी होती है, एक को बोलते हैं स्टोज थेरेपी, है ना, एक को बोलते हैं स्टोज थेरेपी। स्टोज थेरेपी के अंदर हाई डोज देते हैं, हाई डोज देते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में देते हैं, कम टाइम के अंदर हाई डोज देते हैं, शॉर्ट टाइम हाई डोज शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके अंदर हम लोग 60,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं डेली, ठीक है, डेली देते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली देते हैं। 10 डेज के लिए देंगे, 10 डेज के लिए देंगे तो लगभग 6 लाख, टोटल 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे देते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है सर।
या फिर हम लोग दूसरी थेरेपी भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम लो डोज देते हैं और ड्यूरेशन जो होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देंगे। ठीक है, लो डोज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देंगे हम यहाँ पे, ये प्रेफर किया जाता है और ये सबसे बढ़िया होता है बच्चों। कम डोज लंबे टाइम के लिए दो, इसके अंदर हम 2000 से लेकर 6000 इंटरनेशनल यूनिट डेली देते हैं, पर डे देते हैं। और कितने हफ्ते के लिए देते हैं? 12 हफ्ते के लिए देते हैं, 12 वीक्स के लिए देते हैं। ये अच्छा तरीका है, कम डोज लंबे समय तक दे दो। ठीक है, फिर जैसे ही डेफिशिएंसी को हम करेक्ट कर लेते हैं, डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के बाद आफ्टर आफ्टर करेक्शन करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी को सही करने के बाद हम लोग मेंटेनेंस डोज देते हैं। मेंटेनेंस डोज दी जाती है विटामिन डी की। मेंटेनेंस डोज आप सभी को याद होनी चाहिए बच्चों। अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, 1 ईयर से कम उम्र का बच्चा है, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दी जाएगी मेंटेनेंस डोज। अगर 1 साल से बड़ा उम्र का बच्चा है तो आपको यहाँ पे 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देनी है। और याद रखना कैल्शियम भी साथ में दे सकते हैं, 50 से 75 mg पर kg पर डे। तो ये आपकी मेंटेनेंस डोज रहती है 1 साल से कम उम्र के बच्चे में और 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे में, है ना। और 1 साल से कम और 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे में ये डोज रहती है। डोज आपको कैलकुलेट करनी होती है और इस तरीके से आपको बतानी होती है। और अगर आपको वेट के अकॉर्डिंग कैल्शियम देना है तो वेट के अकॉर्डिंग भी कैल्शियम दिया जा सकता है। वेट के अकॉर्डिंग आप 50 से 75 mg पर kg पर डे दे सकते हो। वेट के अकॉर्डिंग कैल्शियम की ये डोज होती है। 50 to 75 mg पर kg पर डे आप दे सकते हो। ठीक है, अरे समझ में आ गई क्या? यहाँ पे आपको पता लगाना है कि अब ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट सही से काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक्सरे करवा के देख लो। एक्सरे में जो फीचर्स अभी दिखाए थे वो गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर वो गायब हो गए तो आपका ट्रीटमेंट सटीक एकदम मस्त काम कर रहा है, चकाचक काम कर रहा है। समझ में आ गई क्या बात? चलो, कई बार सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता, वही सेम टू सेम फीचर प्रेजेंट रहते हैं, तो समझ जाना उसके अंदर पेशेंट को रिफ्रैक्टरी रिकेट्स है। रिफ्रैक्टरी रिकेट्स के अंदर या तो पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हो सकता है, या फिर हाइपोफॉस्फेटमिक रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, 4 अलग अलग टाइप होते हैं, इस टाइप के रिकेट्स हो सकते हैं। बट अपने लेवल पे इतने रिकेट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इतने सारे रिकेट्स आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, इतने सारे रिकेट्स आपको नहीं पढ़ रहे, जितना मैंने पढ़ाया उतना बहुत है। रिकेट्स के बारे में इससे ज्यादा सवाल कभी आता नहीं है। अगला है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी की बात कर लेते हैं, स्कर्वी की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, स्कर्वी की बात करते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन सी के फंक्शन पता होने चाहिए सबसे पहले तुम्हें, क्या क्या रोल होते हैं विटामिन सी के बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करता है, कनेक्टिव टिश्यू का मेंटेनेंस करता है कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यू का मेंटेनेंस करेगा, कोलेजन फाइबर्स को मेंटेन करता है बच्चों, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुंड हीलिंग में काम आता है, वुंड हीलिंग में काम आता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन कराता है आयरन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। कहां से करवाता है? फ्रॉम इंटेस्टाइन से करवाता है, इंटेस्टाइन से करवाता है। और यहाँ पे ओस्टियोइड फॉर्मेशन भी कराता है, ओस्टियोइड फॉर्मेशन भी करवाता है, फॉर्मेशन ओस्टियोइड फॉर्मेशन भी करवाता है। ये 4 चीजें हैं। कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करेगा, वुंड हीलिंग करवाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराएगा इंटेस्टाइन से, और ओस्टियोइड फॉर्मेशन करवाएगा। ये 4 काम करता है। विटामिन सी रिच फूड के अंदर बच्चों सिट्रस फ्रूट दे सकते हो, और सबसे ज्यादा विटामिन सी रिच फूड जो होता है वो इंडियन गूसबेरी होती है। इंडियन गूसबेरी होती है, गूसबेरी होती है बच्चों, याद रखना। आंवला बोलते हैं इसको, आंवला बोलते हैं, संतरा मत करके आना, गलत हो जाएगा। इंडियन गूसबेरी, ठीक है, इंडियन गूसबेरी। बच्चों फीचर्स क्या क्या आते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आते हैं? तो अर्ली फीचर, सबसे पहले साइन सिम्टम्स क्या पता लगते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी के? तो अर्ली फीचर्स याद रखना बच्चों, बच्चा इरिटेबल होता है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, भूख कम हो जाएगी, एपिटाइट एपिटाइट कम हो जाती है, बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चे को अनीमिया हो जाता है, बच्चे के अंदर अनीमिया देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर पैटिकी मिलते हैं, PETECHIAE, पैटिकी पता है ना आपको, फ्रेजाइल कैपिलरीज फ्रेजाइल हो जाती है, तो छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्लीडिंग माल फॉर्मेशन हो जाता है, माल फॉर्मेशन हो जाता है, बच्चे को ब्लीडिंग माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
इरिटेबिलिटी, भूख कम लगेगी, अनीमिया, पैचिका एंड ब्लीडिंग मालफॉर्मेशन जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है बच्चों। ब्लीडिंग आपको गम्स के अंदर देखने को मिलेगी, जबड़ों में ब्लीडिंग शुरू होती है, गम्स के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बच्चों। यहाँ पे बालों के रंग बदल जाते हैं, बालों के रंग को बोलते हैं कॉर्क स्क्रूस, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस ऑफ हेयर। बालों के रंग आपको कैसे देखने को मिलते हैं, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस देखने को मिलते हैं बच्चों। यहाँ पे फ्रॉग लेग पोस्चर देखने को मिलता है, फ्रॉग लेग पोस्चर देखने को मिलता है, फ्रॉग लेग पोस्चर, क्योंकि बहुत भयंकर दर्द होता है यहाँ पे, बहुत भयंकर दर्द होता है मूवमेंट करते टाइम। तो यहाँ पे बच्चा हमेशा दर्द को कम करने के लिए अपने घुटनों को और अपने हिप को, घुटनों और हिप को बैंड फ्लेक्स करके रखता है, तो फ्रॉग लेग पोस्चर में ही रहता है। इसको सूडो पैरालिसिस बोलते हैं, सूडो पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं इसको, सूडो पैरालिसिस, फ्रॉग लेग पोस्चर, सूडो पैरालिसिस। ठीक है, एकदम हिलाएगा ही नहीं, बिल्कुल मना कर देगा, नहीं हिलाऊंगा, हिलते ही नहीं मेरे पैर, तो काम करना ही बंद कर गए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग लेग पोस्चर। चलो बच्चों, एक और बात याद रखना कि यहाँ पे तुम्हें एक फीचर देखने को मिलता है। फीचर क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपको SCORBUTI, स्कोरबेटिक रोजरी देखने को मिलता है, स्कोरबेटिक रोजरी देखने को मिलता है। बच्चों याद करो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया था रैकेटिक रोजरी, R फॉर रिकेट्स, R फॉर रैकेटिक रोजरी। बच्चों रैकेटिक रोजरी के अंदर पेशेंट को सिर्फ चेस्ट के अंदर जो लोकेशन बताई थी मैंने आपको, सिर्फ उसमें दिक्कत आती है, दर्द दुर्द नहीं होता। बट स्क्रोबैटिक रोजरी के अंदर पेशेंट को पेन होता है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये। यहाँ पे टेंडरनेस होती है, टेंडरनेस होती है। ठीक है, चेस्ट के फीचर है, चेस्ट के अंदर देखने को मिलती है कंडीशन, आपको मैंने विटामिन डी रिकेट्स के अंदर भी बताया था। तो रिकेट्स में बस आपको ये नाम याद रखने, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। रिकेट्स में रैकेटिक रोजरी मिलता है एंड स्कर्वी में स्कोरबैटिक रोजरी मिलता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, में क्या होता है क्या नहीं, बस आप याद रखें, रिकेट्स में रैकेटिक रोजरी, स्कर्वी में स्कोरबैटिक रोजरी। ठीक है, चलो यहाँ पे बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, बहुत अलग अलग बातें जान ली। बच्चों याद रखना, यहाँ पे एक्सरे के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्कर्वी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक्सरे के अंदर में व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल देखने को मिलती है। बस एक ही बात याद रखना, एक्सरे के अंदर हमको व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल देखने को मिलती है, फ्रैंकल देखने को मिलती है। दिस इज द वेल कैल्सिफाइड कार्टिलेज, वेल कैल्सिफाइड कार्टिलेज, व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल हमको देखने को मिलती है। व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, वही जहाँ पे बोन खत्म होती है, वहां पे हमें एकदम व्हाइट लाइन देखने को मिलेगी, एकदम व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन हो जाता है, डेंस जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन। याद रखना हो रखना, वरना मत रखना, मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती इन सब चीजों को याद रखो। डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल बेसिस पे बनाया जाता है, इसका डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल बेसिस पे बनाया जाता है। सीरम विटामिन सी लेवल चेक कर सकते हैं, पेशेंट का सीरम विटामिन सी लेवल चेक कर सकते हैं बच्चों। ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, छोटा सा विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी दे दो। और कितना देना है, 100 to 200 mg पर डे विटामिन सी आप लोग दे सकते हो, विटामिन सी आप लोग दे सकते हो। जैसे ही आप विटामिन सी देने लगोगे, लीजन सही होने लग जाएंगे, पेशेंट सुधरने लग जाएगा। रोज ऑरेंज का, संतरे का जूस पिलाओ, आंवला खिलाओ, टमाटो पल्प खिलाओ, उसको खूब चचा के खिलाओ पिलाओ, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये आपका विटामिन सी के बारे में था। विटामिन सी पे यही सवाल आते हैं, छोटे मोटे, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते बच्चों। याद रखना, विटामिन सी के अंदर गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है ना, गम्स में ब्लीडिंग होती है, स्किन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, इरिटेबल होता है पेशेंट को, पैटिका हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे पड़ने लग जाते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी बेसिकली पता कैसे लगी थी, एक शिप जहाज था जो लंबे सफर पे निकल गया था समुद्र के अंदर, और जब समुद्र में गया तो वो लोग सारे के सारे बस मछली ही खा रहे थे, कई महीनों से मछली खा रहे थे, विटामिन सी खाना ही बंद कर दिया था उन्होंने। उनके पास विटामिन सी का कोई सोर्स ही नहीं था, विटामिन सी खाने का कोई तरीका ही नहीं था। और जब देखा तो सभी को एक जैसे सिम्टम्स आने लगे, है ना, सभी को एक जैसे सिम्टम्स आने लगे। और देखा तो गम्स में से ब्लीडिंग और माउथ पे दिक्कतें होने लगी, पैटिका बनने लगे, इरिटेबल अनीमिया जैसी दिक्कतें होने लगी, ब्लीडिंग मालफॉर्मेशंस होने लगा। और सबसे बड़ी दिक्कत वुंड हीलिंग में दिक्कत आती है, भूख नहीं लगती लोगों को, सारे फीचर्स एक जैसे आने लगे। सभी एक जैसे फीचर्स आने लगे तो पता लगाया गया, कोशिश करी गई कि दिक्कत क्या हो रही है। तब पता लगा दिक्कत है विटामिन सी। विटामिन सी खिलाया, चकाचक एकदम हाथों हाथ सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर सही हो गए।
पता लग गया विटामिन सी की गोलियां रख के चलना है समुद्र में। समझ आई। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, जो मैंने कुछ डायग्राम और फोटोज दिखाई उस पर सवाल आते हैं। प्लीज याद करें, एक बार पढ़े, एक बार जरूर पढ़ के जाए एग्जाम से पहले, एक बार पढ़ के जाओगे भूलोगे नहीं कभी, कभी नहीं भूलोगे। तो इसको याद रखें, दिस इज ऑल अबाउट पीडियाट्रिक क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज फैला दो, आग बना दो, जहर बना दो। हर जगह इस चैनल को बताओ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक पहुंचाओ। स्टेटस लगाओ, हर एक बच्चा अपने स्टेटस के ऊपर क्लासेस का, लोगों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करो और जुड़े रहो अपने इस परिवार के साथ। इस परिवार को बड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर अच्छी नॉलेज का विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी नॉलेज लेके आगे बढ़े, नर्सिंग प्रोफेशन का उद्धार हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। बाय बाय, थैंक यू सो मच। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जल्दी कामयाब बने।